और कम होती जाएगी। अगर ओबीसी वाले भी इधर से अगर मान लीजिए मेरिट में आ गए हैं तो डबल डबल बेनिफिट क्यों मिलेगा उनको? जी जी मिलॉर्ड, वो जनरल कैटेगरी नहीं है, वो अनरिजर्व है, वो सबके लिए खुली अरे है। भाई अनरिजर्व हो जनरल एक ही मतलब है। अब ज्यादा ज्ञान मत बताओ, है ना? अब सुनो, अब हमारी बात बताओ। मिलॉर्ड, रिजर्वेशन का जो रोस्टर जो भी सिस्टम है मिलॉर्ड, तो उसमें दो शब्द उपयोग किए जाते हैं। पहला है वर्टिकल रिजर्वेशन एंड दूसरा है कि सामान्य जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी। वर्ड इज अनरिजर्व कैटेगरी, वर्ड इज नॉट अ जनरल कैटेगरी। हम सब ये मानते हैं कि अक्सर कि वो जनरल कैटेगरी है और जनरल वालों के लिए लिस्ट जो है वो पोस्ट जितने भी बचे हैं वो उनके लिए रिजर्व है। ऐसा नहीं होता है मिलॉर्ड। आपका केस क्या है? केस ये है मिलॉर्ड की जिला न्यायालय में भर्तियां निकली थी सेकंड ग्रेड 2 वगैरह की, असिस्टेंट ग्रेड 2 की। उसमें जब परीक्षा ली गई प्रीलिमिनरी एग्जाम, आप किसके लिए अप्लाई किए थे? असिस्टेंट ग्रेड 2। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जब प्रीलिमिनरी एग्जाम हुआ उसके बाद रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद इन्होंने अलग अलग रिजर्वेशन की लिस्ट बनाई। हाँ जनरल वालों की अलग बनाई पूरी, हाँ। जितने लोग भी मेरिट में थे। फिर एसटी वालों का अलग बनाया, ओबीसी वालों का अलग बनाया, एससी वालों का अलग अलग बना दिया। हमारा मेन जो ग्रीवांस है वो उसी पर है कि जो पहली जो लिस्ट बनी है जनरल कैटेगरी की, वो जनरल कैटेगरी की लिस्ट ना हो करके वो अनरिजर्व होगी। तो अनरिजर्व होने की वजह से जो भी कैंडिडेट मेरिट पर होंगे वो उस लिस्ट में आएंगे। उसके बाद जो पोस्ट बचेगी वो सारे पोस्ट में रिजर्व कैटेगरी के लोग मेरिट के अनुसार से जो है उसकी लिस्ट बनेगी। जैसे एक आई एम गिविंग एन एग्जांपल मिला, अगर हम एक सपोज करते हैं कि कोई कहीं पर 100 पोस्ट निकला है और कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो सभी जो है मेरिट पर सेलेक्ट होंगे। फिर अगर 10 पोस्ट रिजर्व की जाती है तो 10 पोस्ट रिजर्व होगी, बाकी रिमेन अनरिजर्व होगा। फिर ऐसे ही अगर एसटी वालों के लिए, एससी वालों के लिए, ओबीसी वालों को रिजर्व किया जाता है सपोज 40 पोस्ट, तो 40 पोस्ट तो रिजर्व होगा लेकिन बाकी जो 60 पोस्ट बचेंगे वो अनरिजर्व होगा। और उसमें वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो कैंडिडेट अपने मेरिट पे सेलेक्ट होते हैं। मैंने एक कवरिंग मेमो फाइल किया था मिलॉट। इसमें मध्य प्रदेश का जो सबसे पहला जो लोक सेवा अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम है, इसकी जो क्लॉज 4 का 4 है मिलॉट, उसमें ये बात साफ साफ उसी समय से लिखी हुई है। यदि उपधारा 2 में कहा गया कि किनको किनको रिजर्वेशन मिलेगा, में उल्लिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग में संबंधित कोई व्यक्ति सामान्य अभ्यर्थी के साथ खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चयनित हो जाता है तो उसे उपधारा 2 के अधीन ऐसे प्रवर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया मिलॉट। इसके बाद जो मैंने अभी सबसे फर्स्टली जो बात कहा, ये मध्य प्रदेश शासन ने 12 मई 1999 को सेम इसी बात का एक सर्कुलर निकाला था कि भर्ती विज्ञापन और शासकीय कार्य में सामान्य शब्द के स्थान पर। समस्या क्या है कि पहले जो लिस्ट होती है जी, उसमें भी रिजर्वेशन देना चाहिए था। उसमें रिजर्वेशन नहीं मिला, वो खुली प्रतियोगिता होगी, मतलब वो सबके लिए ओपन होगा। जैसे अगर कोई एसटी का भी कैंडिडेट है, अगर वो अच्छे नंबर ले आता है तो वो उसमें उस लिस्ट में रहेगा। कहाँ है वो लिस्ट बताइए तो जरा। तो ये कार्यालय जिला न्यायाधीश 17 के 28 से 2023 को ये लिस्ट जारी हुई थी। इस लिस्ट में संवर्ग सभी अनरिजर्व हैं। पेज नंबर 18। पेज में तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर का है। अपॉइंटमेंट नहीं, ये पेज 1 में तो वो है, परीक्षा का विज्ञापन है। P2 है, पेज नंबर 21। एनेक्सर P2। हाँ बताइए, क्या इसमें क्या हो गया? ये फाइनल नहीं है मिलॉर्ड। ये जब पहला एग्जाम हुआ, प्रीलिमिनरी एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद जो रिटन टेस्ट वगैरह के लिए जो लिस्ट बनाई गई थी वो लिस्ट है। तो ये लिस्ट पर हमारा ग्रीवांस मिलॉर्ड मेन की ये जो है। अच्छा, आपको ये कहना है जो पहली लिस्ट निकलती है जी, इसमें ही अनरिजर्व को और रिजर्व के लिए अलग अलग बनाना चाहिए। पहला जो लिस्ट होगा मिलॉर्ड, जो पोस्ट होंगे टॉप के, वो सभी के मिक्सअप रहेंगे, जो भी लोग अपने मेरिट के आधार पर अधिक अच्छे। ये बताओ, परीक्षा जो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है जी, वो तो जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा तभी होगा। ये तो सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग की एक प्रक्रिया है जी, इट्स ए शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर, है ना? कि हमको क्या 3000 कैंडिडेट आए थे जी, अब 3000 में से मान लीजिए 100 की वैकेंसी लेनी है, तो उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग के लिए एक टाइपिंग कुछ परीक्षा पास करा दी, कुछ भी एग्जाम जनरल एग्जामिनेशन करा दी, जैसे रिटर्न का, उसमें जनरल नॉलेज भी हो गया, सब हो गया, ठीक है। अब जनरल नॉलेज का भी हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। अब उसके बाद उन्होंने उनके परसेंटेज के हिसाब से एक लिस्ट बना दी, जी, जनरल की होगी, ओबीसी की होगी, जितनी की भी होगी उन्होंने। और उन्होंने विज्ञापन में लिखा होगा कि 1:10 के हिसाब से नंबर लेंगे। जैसे मान लीजिए जनरल के लिए आपको 100 सीट है तो 1000 लोगों को लाना है। यस मिलॉर्ड। एसटी की अगर 40 सीट है तो 4
तो ऐसे करके उनकी लिस्ट बना ली पूरी, एक कंसोलिडेट लिस्ट बन गई। ठीक है, अब उसके बाद ये तो कॉमन हो गया। तो उसके बाद उनको टाइपिंग परीक्षा में भेजा। जी, टाइपिंग परीक्षा के लिए स्किल स्किल टेस्ट स्किल टेस्ट के लिए। है ना, स्किल टेस्ट में आ गया। अब स्किल टेस्ट में पास हो गया, तब उसके हिसाब से वो जो जनरल की कैटेगरी की लिस्ट होगी वो जनरल में जाएगा, एसटी का एसटी में जाएगा। इसमें यस क्या मिलॉट। गलती है? बट पूरे भारत में कोई भी जो भारत की एग्जाम, बात मत करो ना आप, मिलॉट, सभी अभी आप जगह, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात सभी जगह अन्य डिस्ट्रिक्ट्स का भी हमने लगाया हुआ है, अन्य डिस्ट्रिक्ट्स का भी हमने लगाया हुआ मिस्टर है। कौशल, Yes. बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की क्या गड़बड़ है वो बताओ। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही यही गड़बड़ है ये मिलॉट। कौन से कानून में गड़बड़ था ये बताओ। मिलॉट, ये जो सिस्टम है ये शुरू से ही फॉलो होता है। सिस्टम के बारे में नहीं हो बात, आप बताओ कि कौन से कानून में ये गलत है। कानून बताओ भाई, क्यों गलती है, कहाँ गलती है, कानून में बता दो कि कहाँ मिलॉट, गलती है। सिलेक्शन की लिस्ट में शुरुआत से लेकर के लास्ट तक रिजर्वेशन सभी प्रकार से इसी प्रकार ही फॉलो होता है। अच्छा, ये जो शॉर्ट लिस्टिंग का फॉर्मूला, अच्छा शॉर्ट लिस्टिंग का फॉर्मूला क्या समझते हैं आप, जानते हो क्या होता है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट? मिलॉट, इनके पास मैं मान रहा हूँ इस संबंध में एग्जैक्ट कानून नहीं है, क्या और नहीं है, अभी कानून है। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए वो आपके विज्ञापन में देखिए क्या लिखा है, शॉर्ट लिस्टिंग का क्या फॉर्मूला दिया है, पढ़िए। जो परीक्षा की निर्देश है ना वो किस कैसे होगी, जी पहला प्रथम चरण क्या होती है। पेज नंबर 17, यस, नियुक्ति हेतु चयन विधि। हाँ प्रथम परीक्षा। पांडे जी वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट आ गया कि सिलेक्शन प्रोसेस चेंज नहीं हो सकती, अभी लेटेस्ट जजमेंट आ गया आज, सर आज ही आया आ गया, यस ऑलरेडी, इंस्टीट्यूशन बेंच का। यस। यदि विज्ञापित रिक्त पदों के विरुद्ध 100 गुना से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं नहीं आप पढ़ो, हाँ हाँ यस, पढ़ो। तो सहायक ग्रेड 3 के पदों पर चयन हेतु एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि एक ही अभ्यर्थी द्वारा एवं सहायक व्यक्ति के पद पृथक पृथक रूप से एक से अधिक पद आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो एक ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण उक्त अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारंभिक परीक्षा में अर्जित किए अंक आवेदित सभी पदों हेतु विचार में लिए जाएंगे। अच्छा, आप परीक्षा में बैठ चुके थे पूरा, जी, आप पूरा भाग भी लिए? पूरा भाग नहीं लिए मिलोड, यहीं से हम शॉर्ट खत्म हो गए? लिस्ट से बाहर हो गए थे। बाहर हो गए, जी, है ना। तो यहाँ पे तो बिना किसी ऑब्जेक्शन के आप हाई कोर्ट इसमें परीक्षा में बैठ गए थे, तब तक कोई आपको आपत्ति नहीं आई? हम परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में बैठे हैं, उसके बाद नहीं बैठे हैं, बैठे नहीं क्योंकि आप एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि हमारा इसमें नाम नहीं आया। नहीं आया है ना, जी। ठीक है। आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के पहले आपने इसको चैलेंज नहीं किया, पहले आप परीक्षा में बैठे, फिर फेल हो गए, तब चैलेंज कर दिया और हाई कोर्ट ने इंट्रीम ऑर्डर कर दिया कि एनी अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ दिस पिटीशन, ताकि जो नए जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर तलवार लटकते रहे हमेशा। मिलोड, बट अन्य डिस्ट्रिक्ट ने भी Yes, सेम अभी ये सेम रोस्टर मिस्टर- सेम चीजें फॉलो की हैं। और सिर्फ सेम डिस्ट्रिक्ट का मतलब नहीं है, हमको तो इस कानून की परीक्षा, इस परीक्षा में कहाँ गड़बड़ हो रही है बता दो। मिलोड, रिजर्वेशन रोस्टर का इन्होंने पालन नहीं किया, बस यही है हमारा यही। ग्रीवांस। अच्छा, क्या जजमेंट बता रहे हो आप? 2021 का 4 एसएससी है ना? यस मिस्टर। मिलोड, मैंने पहले भी जजमेंट्स किए थे, मैंने एक इंद्रसानी केस के लिए हाँ पर्ची दिया था। We are also of the opinion that the rule of 50% applies only to reservation in favor of backward classes made under Article 16(4). A little clarification is in order at this juncture. All reservations are not of the same nature. There are two types of reservation which may, for the sake of convenience, be referred to a vertical reservation and sake of and horizontal reservations. The reservation in favor of scheduled caste, scheduled tribe, and other backward classes under Article 16(4) may be called vertical reservation, whereas reservation in favor of physically handicapped under Clause 1 of Article 16 can be referred to as horizontal reservation. Horizontal reservation cut across the vertical reservation, what is called interlocking reservation. To be precise, suppose 3% of vacancies are reserved in favor of physically, इसमें बाकी physically candidates के लिए बताया गया है। इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में मैं आपको, ये है रितेश आर शाह रिपोर्टेड 1996 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 253, इसका पैरा 13 1996 1996 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस 253 13 clause, there cannot be any dispute with the proposition that if a candidate is entitled to be admitted on the basis of his own merits, that if a candidate should not be counted against the quota reserve for scheduled caste or scheduled tribe or any other backward category, since that will be against the constitutional mandate inserted in Article 16(4). ठीक। तो इसमें ये कहा जा रहा है मिलोट कि
अगर कोई अपने मेरिट से ऊपर सेलेक्ट हो जाता है तो वो रिजर्व कैटेगरी में गिना नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो पहली जो लिस्ट बनेगी अनरिजर्व की वो सभी के लिए ओपन होगी, उसमें सभी लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका भी नंबर अधिक होगा वो पहले उनमें आएगा। आपका नंबर, आपको कितना नंबर मिला? हमको लगभग आपको तो नंबर मालूम चला होगा ना कितना मिला? जी इट इज डिस्क्लोज्ड इन पैरा 8.4, जिसमें 19 पेटिशनर है। अच्छा, 19 पिटिशनर है मिला और हमको अलग अलग नंबर मिला है। 21 पेटिशनर है, 21। हाँ, कितना मिला इनको? पिटिशनर नंबर 1 महेश कुमार को 30 नंबर मिले हैं। पिटिशनर हाँ। नंबर 2 ऑब्टेन 31 मार्क्स। हाँ। पिटिशनर नंबर 2 36 मार्क्स। हाँ। पिटिशनर नंबर 4 ऑब्टेन 37 मार्क्स, 5 36। पिटिशनर नंबर 6 ऑब्टेन 36, 7 36, हाँ। 8 35 मार्क्स, 9 35 मार्क्स, 10 38 मार्क्स। पिटिशनर नंबर 11 38 मार्क्स। पिटिशनर नंबर 2 ऑब्टेन 38 मार्क्स। इस तरीके से सबके अलग अलग नंबर है मिला। तो इसमें कितना किया लोएस्ट पहली लिस्ट में? 29। 29। तो इनको क्यों नहीं बुलाया गया पहली लिस्ट में? मतलब जो फर्स्ट लिस्ट है वो जो इनके जो कैटेगरी है वो ओबीसी है। इन्होंने अपनी पिटीशन में मेंशन नहीं किया ये कौन सी कैटेगरी में कर रहे हैं। ओबीसी की अलग लिस्ट बनी, तो क्यों? हाँ। ओबीसी में जो लास्ट गया है हाँ, वो गया है 39। 39। तो इनका किसी का भी जितने अगर पिटिशनर 21 लोग का, ये ओबीसी में जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की लिस्ट में सक्सीड नहीं हुए। तो ये ओबीसी कहाँ लिखा है? आपको पिटीशन में नहीं लिखा है? नहीं, पिटिशन में कहीं पे भी प्लीडिंग में नहीं है कि कौन सी कैटेगरी के लिए पार्टिसिपेट किए। क्यों भाई? पैरा नंबर 1 में जो है, पैरा नंबर 8.2, हाँ, क्यों नहीं किया आपने? किसी भी पिटिशनर का कोई डिटेल पूरी पिटिशन में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है कि कौन से कैटेगरी में है, क्या एप्लीकेशन डेट था। और इसमें से जो पिटिशनर नंबर 19 है, पिटिशनर नंबर 19 सेलेक्ट हुई थी, स्किल टेस्ट के लिए इनवाइट किया गया था और वो अपीयर हुए, तो इसके कारण पिटिशन हमने उनके तो रिट पिटिशन मेंटेनेबल ही नहीं है। अच्छा, हमने उनके आइटम नंबर 90 वाज कॉल फॉर इंटरव्यू, कॉल फॉर स्किल टेस्ट, ठीक है। और ये फैक्ट को इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया और उसका डॉक्यूमेंट हमने फाइल किया है रिप्लाई के साथ पेज नंबर 41 42 में। बट हैज नॉट अपीयर्ड, ठीक है, Not- चलिए। अच्छा, हाँ, अब ओबीसी हमने सभी कैंडिडेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो सभी हमने इसमें पिटिशन में सबमिट कर दिए हैं। तो उसमें क्या हुआ? वो ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं ऐसा लिखा गया है? ओबीसी कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा जी है ना? जी। तो ओबीसी कैटेगरी का, अगर ओबीसी कैटेगरी का फॉर्म भरा है आपने, तो आप आपकी लिस्ट में ओबीसी में ही शामिल होंगे। यही बता रहा हूँ लॉर्ड कि हम ओबीसी में शामिल होंगे, ठीक है, हाँ। लेकिन जब जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें सभी लोग मिक्सअप में सेलेक्ट होंगे तो अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी के जो हाईएस्ट मार्क के जो नंबर हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे और हमारे लिए नीचे जगह बच जाएगी। अच्छा, तो हम अप हो जाएंगे, उसमें शामिल हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। कैसे? तो जैसे फिर से बताइए एक बार। इन्होंने मैं एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी का टॉप है 45 हाँ, नंबर एंड इसका बॉटम है 29। हाँ, इसी के बाद अगर आप अगले पेज में चाहते हैं तो जैसे ओबीसी का हो गया, पहला नंबर का जो कैंडिडेट है वो 46 नंबर का है। हाँ। तो अब ये 46 नंबर वाला जो है ये ओबीसी कैटेगरी में अलग है और वो अलग है। तो अगर ये जो पहली लिस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी, वो अनरिजर्व कैटेगरी का जो रोस्टर रिजर्वेशन का फॉलो कर दे तो ये 46 नंबर वाला अनरिजर्व कैटेगरी में होता। तो इससे ऊपर के जितने भी ये नंबर वाले हैं ये सब उसमें मिक्सअप होकर के उसमें चले जाते हैं। ऐसी एसटी कैटेगरी के भी अच्छे नंबर वाले अपनी ही कैटेगरी में हैं, जबकि उनको अनरिजर्व कैटेगरी में होना चाहिए था। ये साफ साफ जजमेंट भी कह रहा है, मैंने कही किया है कि उनको काउंट नहीं किया जाएगा अगर वो अपनी मेरिट पे ऑन मेरिट पे सेलेक्ट होते हैं। तो आपने पिछले बार मेरे को ये भी पूछा था माननीय न्यायालय ने कि अगर वो ऐसा सेलेक्ट होते हैं तो बाद में उनके लिए पदोन्नति की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो मैंने और भी सर्कुलर कवरिंग में फाइल किया जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि अगर कोई अभ्यर्थी अपने योग्यता के अनुसार मेरिट पे चयन हो जाता है तो भविष्य में भी वो अपने आरक्षण के लाभ को प्राप्त करेगा। उसके लिए आरक्षण वहां से बंद नहीं हो जाएगा कि वो अनरिजर्व कैटेगरी से सेलेक्ट हो गया तो वो जनरल हो गया है, ऐसा नहीं होगा। वो आगे भी वो दोबारा जब कभी भी लिस्ट की बात है ये, अगर आप ओबीसी से या एसटी से अगर आप जनरल में लेके सिलेक्शन हो गया जी तो उसके बाद तो जो प्रोपोर्शनेट है, हाँ, तो फिर तो आप तो जो जनरल कैटेगरी है उसके राइट को आप कटिल करोगे। नो मिलॉर्ड, इसीलिए मैंने ये जजमेंट्स में आपको जो पहले जो बताया इंदिरा साहनी की जजमेंट में जो दो बातें कही गई है, मैंने आपको हमने न्यायालय को शुरू में बताया कि दो शब्दों पर बात है, अनरिजर्व कैटेगरी एंड वर्टिकल रिजर्वेशन। जब वर्टिकल रिजर्वेशन होता है तो वर्टिकल रिजर्वेशन में जो भी कैंडिडेट अच्छे नंबर पाते हैं वो वर्टिकली
ऊपर अप हो जाते हैं और अनरिजर्व नहीं, कैटेगरी से सेलेक्ट होते हैं। एक बात बताइए ना, ऐसे में तो जनरल की सीट और कम होती जाएगी। अगर ओबीसी वाले भी इधर से अगर मान लीजिए मेरिट में आ गए हैं तो डबल डबल बेनिफिट क्यों मिलेगा उनको? जी जी, मैं इसीलिए अब हाँ। कि मिलॉर्ड वो जनरल कैटेगरी नहीं है, वो अनरिजर्व है, वो सबके लिए खुली अरे है। भाई अनरिजर्व हो जनरल एक ही मतलब है। अब ज्यादा ज्ञान मत बताओ, है ना? अब सुनो, अब हमारी बात बताओ। इसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है क्या कि जनरल कैटेगरी वाला अगर ओबीसी जनरल में मेरिट में आ जाता है तो उसकी क्या स्थिति रहेगी, उसकी क्या पोजीशन रहेगी? और जनरल कैटेगरी का फिर तो प्रोपोर्शनली बढ़ जाएगा। रिजर्वेशन कैसे 50 सीलिंग को कैसे क्रॉस करोगे आप ये बताओ? हाउ कैन दी सीलिंग विल बी क्रॉस्ड? अगर ओबीसी वाला और एससी वाला या एसटी वाला मान लीजिए मेरिट में अच्छी पोजीशन में आ गया जी तो वो जनरल में चला जाएगा, है ना? और जनरल में चला जाएगा तो फिर वो जो प्रोपोर्शनेट है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो 16%, 33% या 23% है उससे ज्यादा कैसे हो पाएगा? नो मिलॉर्ड, क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा मिलॉर्ड हाँ। क्योंकि उनके लिए जो पोस्ट रिजर्व है वो रिजर्व ही रहेंगे। वाह, 100 में यानी 70-80 वही भरा जाए। मिलॉर्ड ये जजमेंट्स यही हाँ, कह रहे हैं वो और सर्कुलर्स में भी यही सब चीज। कहा जजमेंट बताओ भाई, कौन सा बताओ, कौन सा जजमेंट 2021 का क्या बता रहे थे? मिलॉर्ड मैंने अभी जो आपको पढ़ा था रितेश आर शाह, इसमें भी ये बात कहा गया है कि दे क्या? कैन नॉट बी डिस्प्यूट विद द प्रोपोजिशन दैट इफ अ कैंडिडेट इज इंटाइटल्ड टू बी एडमिटेड टू द बेसिस ऑफ हिज ओन मेरिट्स then such admission should not be counted against the quota reserved for scheduled caste, scheduled tribe or other category since that the against the constitutional mandate। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 में जो सब क्लॉसेस हैं उसके सब क्लॉस 4 जो है सामाजिक आरक्षण की बात करता है, सोशल रिजर्वेशन की बात करता है। सोशल रिजर्वेशन में ये बातें आएंगी और जब इसमें से कोई व्यक्ति अपने ओन मेरिट्स पे चयन होता है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। किनके तरफ विरुद्ध काउंट नहीं किया जाएगा? जो ऑलरेडी जो रिजर्व किया गया है उनके विरुद्ध वो काउंट नहीं किया जाएगा अगेंस्ट में, तो उसका परसेंटेज जो आप कह रहे हैं वो नहीं बढ़ेगा मिलॉर्ड, वो फिक्स्ड है। कैसे नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो फिर वो जो नीचे के जो कैंडिडेट्स हैं वो उनको नौकरी मिलेगी क्या? जैसे मान लीजिए आपके कैंडिडेट हैं जो 30 से 37, 38 पाए, ठीक है, उनको नौकरी अगर उनको सिलेक्शन में लेते हैं, एक लिस्ट में लेते हैं, तो परसेंटेज कैसे नहीं बढ़ेगा? हाउ इज पॉसिबल? परसेंटेज वो इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि मिलॉर्ड वो कहा ही यही जा रहा है कि जो अनरिजर्व है वो कैटेगरी वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है। वो जनरल वालों के लिए रिजर्व नहीं है, वो एसटी वालों के लिए रिजर्व नहीं है, ओबीसी वालों के लिए रिजर्व नहीं है, वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है। वो जो भी अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड भी अगर कोई व्यक्ति है जो किसी परसेंटेज में है, अगर वो अच्छी परसेंटेज से सेलेक्ट होता है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाएगा और उसका जो वो जगह है वो उसके नीचे वाले को मिलेगा। वही तो बोल रहे, तो वही बनने से संख्या नहीं बढ़ती जाएगी? लेकिन अभी तक ये इंदिरा साहनी के जजमेंट से लेकर के अभी तक सभी एग्जाम्स में सभी नियुक्तियों में ऐसा ही होता है। ठीक है, हम देखते हैं इसको क्या करेंगे। ये अन्य भी जगह के मैंने जो सिलेक्शन के प्रोसेसेस हुए हैं वो मैंने लगाया है मिलॉर्ड। अनारक्षित पदों के अनुपात में मेरिट के आधार पर परीक्षा फल घोषित करने के बाद शेष बचे उम्मीदवारों में से आरक्षित पदों के अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार जो मेरिट में नहीं आते उस कैटेगरी में का परीक्षा पीठा से दर्शाकर घोषित किया जाए। ये सर्कुलर है। ऐसे ही अन्य बहुत सारे सर्कुलर से मिलॉर्ड। ये दिनांक 19 मई 1997 मेरिट के आधार पर चयन किए गए अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के संबंध। बताइए। म्यूटेड है उनका। I am pointing out from the clause number 6 of the advertisement, page number 17. Yes. Hello, there were 68 posts for the assistant grade 3 my lords. हाँ।